उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 41,338 पद रिक्त हैं। मेरे अपने क्षेत्र में कई जूनियर हाई स्कूल हैं जहां एक मास्टर है, आप कल्पना करिए 6, 7, 8 पढ़ाता है। वो कैसे पढ़ाता होगा? न उसके पास कोई दूसरी योजना है, न उसके अन्वेषक हैं, न उसके पास शिक्षा मित्र हैं, कैसे पढ़ाता होगा? इसलिए एक तरफ आप जहाँ 26,000 स्कूलों को बंद करने की योजना बना रहे हैं, वहीं इन स्कूलों को आप अध्यापक नहीं दे पा रहे हैं। अगर बंद करना है, कोई कमी है, तो उन्हीं अध्यापकों को इन स्कूलों में आप स्थानांतरित कर दिए, आपको कोई नया मास्टर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उनका अधिकार है, ये नौजवान बच्चों का उस अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी संविधान के अनुसार अपने शपथ पत्र पर आपने ली है कि आपकी जिम्मेदारी है, उसे करें। उच्च प्राथमिक भारत संविधान के अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार खंड दिया गया। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। माननीय, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आप तो नाराज हो जाते हैं। ये अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, इन्हें संविधान ने अधिकार दिया, हमने आपने नहीं दिया। वो जो संविधान निर्माता थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, उसने ड्राफ्ट किया और ये प्रश्न संविधान सभा में ले जाया गया। संविधान सभा के सभी विद्वान व्यक्तियों ने इस अधिकार को माना। अब होता क्या है, गांव में मदरसा है, अब मदरसा नहीं चलेगा, उसकी जांच करा के आप परमिशन दे दो, मदरसा चलावें। कितने मदरसे चल रहे थे, आपने उसे, आप या सरकार ने उसे बंद करा दिया। रोज SDI जांच करने जाते हैं, ये मदरसे बंद हो रहे हैं। दूसरा है अपने रुचि से शिक्षा संस्था चलावें, ये उनको अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का हनन हो रहा है, कट हो रहा है, यह संविधान की अवहेलना है। दूसरा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इस भाग के अनुबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होना चाहिए। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था में है। मैं इसको आप पर सोचता हूँ कितना है लागू, कितना सही चल पा रहा है, कितना नहीं सही चल पा रहा है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। तमाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा आपसे अनुरोध है, संविधान की इन धाराओं में जो वर्णित है उसको सही ढंग से चलने दें, और संविधान अगर कमज़ोर होगा तो हम लोग कमज़ोर होंगे। संविधान के अनुच्छेद 26 में भी है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए तो है, उसमें शर्त है। तो धर्म की मानने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो कोई हो। हम ये नहीं कहते धर्मांतरण हो तो आप कार्रवाई नहीं करें, लेकिन अगर ये अपने धर्म को मानने में बाधा पैदा होती है, कहीं ना कहीं किसी तरह से बाधा पैदा होती है, तो दिक्कत होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक आजकल बड़ी समस्या है, न केवल हिंदू न केवल मुसलमान, हिंदू मंदिर बनाता है, कोई दरखास्त दे देता है, तो उसकी जांच पड़ताल इतनी बढ़ जाती है कि नींव भरा करके पड़ा रहता है, कलेक्टर के यहाँ परमिशन नहीं मिलती। यही हाल मस्जिद की है। नई मस्जिद न बने ठीक है, लेकिन अगर पुरानी मस्जिद तोड़ के कोई बना रहा है तो उसको जांच करा लो, आप जांच करा लो, अगर वो मस्जिद रही है तो मस्जिद बनना देना चाहिए। वैसे तो सरकार की नीयत है मस्जिद में मंदिर खोजने की, लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं, हम लोगों के यहाँ साफ सुथरा है। इस पर मेरा आपसे अनुरोध है, इस पर भी विचार करिए। ये इसलिए ज़रूरी है, ये रोक क्यों, जब संविधान में हमें अधिकार है तो इस पर रोक क्यों लगाइए। हाँ, अगर उससे कोई लोक व्यवस्था बिगड़ती हो, कोई कानून व्यवस्था बिगड़ती हो, सामाजिक दुराभाव पैदा हो, बिल्कुल न बनने दीजिए। लेकिन अगर पूरा गांव हिंदू मुसलमान लिख के देता है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो कलेक्टर क्यों नहीं परमिशन देता? इस पर आपको विचार करना चाहिए और उसको देखना चाहिए, ये उनका मौलिक अधिकार है। और एक चीज़ और कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर संविधान
की मान्यता नहीं रहेगी, लोकतंत्र धीरे धीरे कमज़ोर होगा। और इसी लोकतंत्र की व्यवस्था है जिसमें आप वहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ। जिस दिन लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा, जिस दिन लोकतंत्र खत्म होने लगेगा, तो इतने हमारे साथी जो यहाँ बैठे हैं, कौन यहाँ आएगा? कोई नहीं आ पाएगा। फिर तानाशाही आएगी। तानाशाही में वो अपने मन से अपने लोगों को नॉमिनेट करेंगे। ये आप इस प्रशासन को और संविधान की रक्षा के लिए जो संविधान अनुकूल है उसे कराने की आप प्रयास करें। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। स्मार्ट सिटी में बहुत बात हो गई, अब मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं करता क्योंकि अभी नगर विकास में बोला गया है। स्मार्ट सिटी में ये नमामि गंगा योजना, ये बहुत हम सुन रहे हैं, बहुत दिन से सुन रहे हैं। गंगा हम तो यहाँ पढ़ते रहे हैं, आप जानते हैं। और गंगा नमामि योजना में जितना पैसा आया, खर्च हुआ, आपकी बार कुंभ में तो आपने कहा सब साफ है, मैं उसकी आलोचना नहीं करता, न मैं उसको कुछ कहना चाहता। लेकिन हम गंगा नदी हमारी जीवन धारा है, हमारी संस्कृति का आधार है गंगा जमुना। और इसी गंगा जमुना में गांव में आदमी जब आज भी मरता है तो जो गंगा में नहाने नहीं आता है, वो गांव में कोई गंगा जल रखा है तो मांग के उसके मुंह में 2 बूंद डाला जाता है। इतना गंगा का महत्व हमारे समाज में है। हम विदेश गए थे तो हमसे लोग गंगा जल मांगते थे, तो पहली बार हम नहीं ले गए। हमारे साथ वाजपेयी जी थे, आपके बड़े साथी थे। वो जब जाने लगे तो उनसे मैंने कहा, तो बड़े पैमाने पर वो गंगा जल छोटी छोटी शीशियों में भरकर हमारे साथ ले गए और वहाँ ले जा कर के अमेरिका में और जगहों पर उन्होंने वो गंगा जल जो मांगा उन्होंने दिया। मैं कनाडा के एक मंदिर में मुझे बुलाया गया, मुझसे उन्होंने कहा कि आप हरिद्वार से, हमें बूढ़िया थी, वृद्धा 5 साल, भैया मैं नहीं जा पा रहा हूँ हिंदुस्तान, आप हरिद्वार का गंगा जल हमारे लिए एक कंटेनर में भर के किसी तरह से हमारे यहाँ कनाडा भिजवा दीजिए। कनाडा के हमारे लोगों ने कहा हम रिसीव कर लेंगे। मैंने कोशिश की लेकिन मैं नहीं भिजवा पाया, उसके लिए मैं शर्मिंदा भी हुआ, मैं नहीं भिजवा पाया। ये है गंगा का महत्व। और उस गंगा प्रदूषित रहे और गंगा नमामि योजना भी चले, उसके बाद भी गंगा प्रदूषित रहे, कौन इसके लिए जिम्मेदार? कौन इसको ठीक करेगा गंगा की सफाई का? नमामि गंगे योजना में अभी कानपुर का नालों का अगर मैं पढ़ूंगा तो अभी हमारे वो वाजपेयी जी थे तो पढ़े नहीं। ये है गंगा नदी में प्रदूषण थम नहीं रहा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दाखिल एक अनुपालन रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे बसे जिलों में 225 नाले ऐसे हैं जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ नहीं हुआ, जबकि नमामि गंगे में पैसा है, इसे सीवरेज प्लांट से जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही नालों के जरिए सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और सतही प्रवाह गंगा या उसकी सहायक नदियों में गिर रहा है, जिसके कारण न सिर्फ नदी में जैविक ऑक्सीजन बीओडी लोड बढ़ रहा है, बल्कि ये गंगा के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी सवालिया निशान है। माननीय, मैं इसके तमाम नाले हैं उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद देख लें। तो नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गंगा को पवित्र बताने के लिए वो कानपुर टेंडरी बहुत है, टेंडरी का पानी आता है, वैसे पानी आता है। हम लोग जब गंगा में इतने पुल नहीं थे तो जाते थे, और गंगा कहीं भी, मैं तो अपनी बात बताता हूँ, गंगोत्री से लेके और कलकत्ता के गंगा के संगम मिलन पर समुद्र के वहाँ हर मोड़ पर मैं गंगा में नहाया हूँ। गंगा पवित्र नदी रही है, उसको पवित्र बनाने का काम सरकार का है। जो नमामि गंगे में भारत सरकार पैसा दे रही है तो उसका उपयोग सही ढंग से क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं उसको देखा जाता है? क्यों ये नाले आ रहे हैं गंगा में? जिस गंगा के प्रति इतना प्रेम है कि मरने के समय लोगों के मुंह में 2 बूंद डाल दिया जाए, वो स्वर्ग की प्राप्ति की बात करता है, वो आज हमारी गंगा गंदी है। उस गंगा को ठीक कराने के लिए इन नालों पर नमामि गंगा योजना से ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उन नालों को रोका जाए, या जब तक ये ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगता है उसका पानी डाइवर्ट करके दूसरे तरफ कर दिया जाए। सिंचाई के काम में भी आ सकता है। ये आपको करना है, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ।